हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर on the eve of independence। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन क्या थी? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था वो टर्म हम यूज़ करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। ब्रिटिश रूल के दौरान जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था सिस्टमेटिक तरीके से, वो उसमें दो चीज़ें मेन थी। पहला था डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जब हम इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिस्टमैटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था, जिसमें दो मेन चीज़ें थी। पहली थी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था उसका पतन हुआ, दूसरा जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी उनका ग्रोथ बहुत कम हुआ। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री थी वो, और उसको बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। और जैसे ही हैंडीक्राफ्ट्स का ख़त्म हुआ उसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए। जो लोग इस इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए थे, काम कर रहे थे, वो एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट के एरिया में आ गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। हैंडीक्राफ्ट्स का डिके किस तरह से हुआ? पहला रीजन है उसका डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ऑफ द स्टेट, जो गवर्नमेंट थी उसने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई, जिसके कारण हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो बर्बाद हो गया। कैसे, क्या पॉलिसी थी वो? जो चीज़ें हम यहाँ बनाते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, उनकी वर्ल्ड में बहुत डिमांड होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब हम इन चीज़ों को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे, दूसरे देशों को भेजते थे बेचने के लिए, तो उस टाइम पर इन्होंने एक्सपोर्ट्स पर हाई टैरिफ रेट लगा दिया, हाई टैक्स लगा दिए, जिसके कारण हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू जो चीज़ें बन रही थी वो उनकी प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि टैक्स से एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर लग गई। उसकी प्राइसेस बढ़ने के कारण उन प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में कम होने लग गई। दूसरी चीज़, हमारा कंट्री रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को, और वहाँ से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करता था। जो हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया, क्योंकि वो ब्रिटिश को जाना था, ब्रिटिशर्स को जाना था। तो उस कंडीशन में हमें जो इनकम होनी थी वो नहीं हो पाई। जो ब्रिटिशर्स हमें टैक्स के रूप में पैसा देते वो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि रॉ मटेरियल को फ्री कर दिया गया, ड्यूटी फ्री कर दिया गया। फिर उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके ब्रिटेन में कमोडिटीज़ बनाई जाती थी, प्रोडक्ट्स तैयार होते थे, फिर वो वापस सेल होने के लिए इंडियन मार्केट में आते थे। जब इंपोर्ट होते थे तब भी उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे यहाँ मशीन मेड गुड्स और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बीच में
कंपटीशन हो गया। जो चीज़ें हम हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू बनाते थे वही चीज़ें ब्रिटेन से मशीनों के थ्रू बन के आने लगी। मशीनों से जो चीज़ बनकर आई वो क्वालिटी में थोड़ी अच्छी होती थी, तो उस कंडीशन में हमारी हैंडीक्राफ्ट्स की जो चीज़ें हैं वो हमारे ही मार्केट में कम सेल होने लगी। फॉरेन मार्केट की सेल तो वैसे ही बंद हो चुकी थी क्योंकि उसके एक्सपोर्ट ड्यूटी लग चुकी थी। हमारे मार्केट में भी उनकी सेल कम हो गई क्योंकि जो मशीनों से बनकर ब्रिटेन से गुड्स आती थी वो ज़्यादा सस्ती होती थी क्योंकि उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा सस्ता प्रोवाइड होता था। तो इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से दोहरी पॉलिसी अपनाकर ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया। दूसरा जो कारण है हैंडीक्राफ्ट्स के डिके होने का वो है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। अपना देश है वो रियासतों में बटा हुआ था। हर राजा के दरबार लगते थे पहले। तो जो लोग हैंडीक्राफ्टर थे, जो लोग हाथों से चीज़ें बनाते थे, वो अपनी चीज़ें बनाकर राजा के दरबार में लाते। राजा उनकी प्रशंसा करता, उनको इनाम देता। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए धीरे धीरे राजा ख़त्म होते चले गए। अंग्रेज़ों ने उन सबको गुलाम बना लिया, दरबार लगने बंद हो गए। तो जो लोग हैंडीक्राफ्टर्स थे अब उनको प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं बचा। तो जिसके कारण लोगों को जब प्रोत्साहन नहीं मिलता था उनकी चीज़ें जो बनाई हैं उन्होंने उस पर, तो उस कंडीशन में वो धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होती चली गई क्योंकि प्रिंसली कोर्ट्स, राजाओं के दरबार हैं, वो नहीं लग पाते थे। उनको कोई प्रशंसा नहीं मिल पाती थी, उनको कोई इनाम नहीं मिल पाता था, जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो ख़त्म हो गई। तीसरा रीज़न है हैंडीक्राफ्ट्स के डिके होने का, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन को जाता, वहाँ से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर वापस इंडिया आता। तो इस तरह से हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें तैयार होती थी उनका कंपटीशन होने लगा ब्रिटेन में बनी हुई मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ। और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से बनी हुई गुड्स थी वो मशीनों से बनी हुई गुड्स की तुलना में कंपैरेटिवली क्वालिटी के बेस पर थोड़ी वीक पड़ जाती थी। तो उस कंडीशन में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ तबाह होता चला गया। चौथा है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ जब आए तो हम उनके कांटेक्ट में आए तो हमने वेस्टर्न कल्चर को सीखा। अपने पहले यहाँ पर धोती कुर्ता पहनने का रिवाज होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स पैंट शर्ट का यूज़ करते थे। तो उनकी देखा देखी हमारा कल्चर है वो बदलने लगा। हमारी डिमांड का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया। धोती कुर्ता से अब वो पैंट शर्ट पर शिफ्ट हो गया। और पैंट शर्ट अपने यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स में बनते नहीं थे। तो उस कंडीशन में हमें ब्रिटेन से जो पैंट शर्ट बनकर आती थी वो परचेज़ करते थे। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में जो प्रोडक्शन होता था उनको हम खरीदते नहीं थे, जिसके कारण हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनका पतन होता चला गया। इसके बाद में पांचवा जो रीजन था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन 1850 में हुआ। इंडियन रेलवे है उसने वर्क्स करना स्टार्ट किया था 1853 में। इंट्रोड्यूस हुई थी रेलवे 1850 में। रेलवे जब इंट्रोड्यूस हो गई तो वो पूरे इंडिया के साथ कनेक्ट हो गई। एक पार्ट इंडिया का दूसरे पार्ट से रेलवे के थ्रू कनेक्ट हो चुका था। तो ब्रिटिश से जो मशीन मेड गुड्स आते थे, प्रोडक्ट्स आते थे, वो रेलवे के थ्रू पूरे इंडिया में सप्लाई होने लग गए। यानी कि मशीन मेड गुड्स हैं वो पूरे इंडिया में उन्होंने अपना मार्केट बना लिया, जिससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो तबाह हो गई। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके कारण हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो बर्बाद होती चली गई। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम पहली चीज़ पढ़ते हैं डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। उसके जो पतन होने के कारण थे वो ये 5 कारण थे मेन। इसके बाद में है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो
बर्बाद हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रोथ नहीं कर पाई थी। अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सिर्फ एक इंडस्ट्रीज़ मेन है जिसको हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जानते हैं, जो 1907 में एस्टेब्लिश हुई थी जमशेदपुर में। यही एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी हमारे कंट्री में उस टाइम पर। और गवर्नमेंट जो उस टाइम पर थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपने यहाँ रूल कर रही थी, वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, क्योंकि अगर वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करती तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, जहाँ से फिनिश गुड्स तैयार होकर आती थी, अपने यहाँ अगर वो बनने लग जाती गुड्स, तो वहाँ की डिमांड नहीं हो पाती। इसलिए गवर्नमेंट ने इस एरिया में कोई वर्क नहीं किया। अगर हम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पर, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ के नाम पर एक भी ऐसी फर्म नहीं थी, एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जिसका हम बता सकें। जैसे हमने टिस्को के बारे में बताया कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में एक थी जो शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थी। तो उस कंडीशन में एक भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी हमारे पास इंडिपेंडेंस के टाइम पर जिसको हम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ कह सकें। ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिलीव्ड 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 मेन विशेषताएं थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की उस टाइम पर। पहली थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उसको सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ये पहली फीचर थी हमारी। दूसरी फीचर थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज शोज़ ए ब्लीक एक्सपेंशन, और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी उसका विकास बहुत ही कम गति से हो रहा था। तीसरी जो मेन फीचर्स थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो ये थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं हुआ था हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के टाइम पर। और जो हमारी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज यानी हैंडीक्राफ्ट्स वो डिके हो चुके थे, पतन हो चुका था। और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी उसको स्टेट ने, गवर्नमेंट ने इन्फेंट स्टेज में छोड़ दिया था। इन्फेंट स्टेज मीन्स शिशु, बाल अवस्था में छोड़ दिया था उसको, चाइल्डहुड, बचपन में छोड़ दिया था, मतलब उसका विकास ही नहीं हुआ। उस टाइम पर वो बिल्कुल ही बचपन अवस्था में थी, इन्फेंट स्टेज पर थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम 2 चीज़ें लेते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट था वो किस तरह से बर्बाद हुआ, इसके बर्बाद होने के पीछे क्या रीजंस थे, फिर जब ये बर्बाद हो चुका तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के नाम पर हमारे पास क्या था। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो इन कारणों के कारण बर्बाद होता चला गया, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसका डेवलपमेंट किया नहीं स्टेट ने जानबूझकर, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उस कंडीशन में उन्हीं के इंडस्ट्री में बनी हुई गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाती। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अगर हम ये कहें तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर था। इसके बाद में टॉपिक आता है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड की पोजीशन क्या थी ब्रिटिश रूल के दौरान। फॉरेन ट्रेड में मेन चीज़ यही थी कि इंडिया था वो नेट एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। मेन फीचर ये थी फॉरेन ट्रेड की कि हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो मेनली उस पर मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटेन का। हमारा जो भी ट्रेड होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, वो मेनली ब्रिटेन के साथ ही होते थे। उस टाइम पर सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जो हमें थोड़ा सा संतोष दे सकती थी, वो चीज़ ये थी कि हमारे जो BOT था, बैलेंस ऑफ ट्रेड था, वो सरप्लस होता था इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते थे रॉ मटेरियल के रूप में, और इंपोर्ट्स हैं वो कम होते थे, तो हमारा BOT और BOP है वो सरप्लस होता था। ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी उस टाइम पर। तो ये पोजीशन थी
फॉरेन ट्रेड की इंडिपेंडेंस के टाइम पर। स्टूडेंट्स, आप इन दोनों टॉपिक्स को पढ़िए, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू।